हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है भाई? मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए। अरे भैया क्या बताएं, इतना प्रेशर है हमारे ऊपर। इंस्टाग्राम चलाना होता है, यूट्यूब चलाना होता है, भैया टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, है ना? बेटा टेंशन मत लो, अब आ गए हो ना, अब मस्ती से पढ़ेंगे एकदम, मतलब लगेगा ही नहीं कि पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई चैप्टर 8 ज्योग्राफी का, जिसके अभी पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे होंगे भाई इंट्रोडक्शन की। चैप्टर में भैया मिलने क्या वाला है, थोड़ा फील तो दे दो। वो फील आ जाएगा, फिर तुमको बताएंगे भाई लैंड क्या होता है, जमीन है ना, रोटी कपड़ा मकान, जमीन वाली। उसके बाद लैंड का यूज क्या है, फिर कंजर्वेशन। भैया देखो, ज्योग्राफी मतलब कंजर्वेशन, ये चीज मत भूल जाना कभी। हम एक्चुअली हमारे पास ना मतलब मदर नेचर ने हमें बतेरे रिसोर्सेज दे दिए। अब पॉइंट ये है कि उनको संभाला कैसे जाए, उसी के लिए तो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो चलो अगला टॉपिक हो गया। उसके बाद बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की, एंड देन डिग्रेडेशन, फिर कैसे हो जाता है, देन कंजर्वेशन। अगला है हमारा वाटर। सबसे पहले हमने बात करी सॉइल की, अब बात आई वाटर की। उसके बाद बात आएगी नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है भैया? देख भाई आसपास देख, जंगल पेड़ पौधे जानवर सब कुछ है ना, ये क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है। मतलब कोई पेड़ उगा नहीं रहा पर वो अपने आप उग रहे हैं, तो नेचुरली जो वेजिटेशन हो रहा है वो नेचुरल वेजिटेशन है। क्लियर है भाई? चल वेरी गुड। अगला लास्ट हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन, कि चीज़ों को कंजर्व कैसे करा जाए। अब चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। भैया क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये तो बता दो। चलो भाई देख, बहुत ही सिंपल सा लल्लू चैप्टर है, जो तुम्हें सब कुछ पता है, बस डेफिनेशन पी ली जाएंगी तुम्हें भर भर के। तो तुम्हें उन डेफिनेशन को लेने के लिए तैयार रहना है। So let's begin. Natural resources are anything that people can use which comes from nature, such as land, water, air and etc. तो क्या हमको डेफिनेशन मिली? नेचुरल रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ है जो लोग यूज़ कर सकते हैं, और वो कहाँ से मिलती है? हमको नेचर से मिलती है। एग्जाम्पल के लिए लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, सिंपल सोबर डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट मार लो मस्त से। चलो जी अगली बात करेंगे लैंड की। भैया अब बता दो लैंड क्या होता है। देखो जी, बच्चे बच्चे को पता है कि लैंड मतलब होता है ज़मीन, पर भैया इससे तो नहीं चलेगा ना काम। दे दो कोई बढ़िया सी डेफिनेशन तो देते हैं। चलो अब डेफिनेशन समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। पहली तुमने अगर टीचर तुम्हारा आंसर पढ़ रहा है, ओ माय गॉड, उसको एकदम मज़ा आ जाए आंसर पढ़ के। वाह क्या लाइन लिख दी लड़के ने, मज़ा आ गया भैया। लाइन में लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। देखो भाई ये ट्रिक सीख लो। मैं ना अब कॉलेज में हूँ, मैं आज भी अपने आंसर्स को बड़ा करने के लिए इस तरीके की मस्त ट्रिक्स यूज़ करता हूँ। कितना बढ़िया है ना। बस एक लाइन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ भी हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के एक पॉइंट बढ़ा दो। तुम भी ये सीख जाओ यार, अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो। चलो उसके बाद बात करते हैं कवर्स द अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का लगभग 30% एरिया कवर करता है क्या? लैंड, जमीन। हाउएवर ऑल पार्ट्स आर नॉट हैबिटेबल, बट कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हैबिटेबल नहीं हैं, जैसे कि कश्मीर की ठंडी ठंडी वादियाँ जहाँ लोग नहीं रह पा रहे हैं। और बताओ वोल्केनो में भी तो नहीं लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट, द रीजन बिहाइंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अब यहाँ पे बात करी जा रही है, आप पूरी दुनिया में देखो, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में सब लोग एक ही जगह रहते हैं। देखो कहीं पे कहीं कितनी पॉपुलेशन है, कहीं कितनी पॉपुलेशन है, कहीं कैसे लोग रह रहे हैं, कहीं कैसे लोग रह रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अनइवन, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पॉपुलेशन का। और ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो हमारा जो ज़मीन है और हमारा जो क्लाइमेट है, इन दोनों पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि कैसी पॉपुलेशन वहाँ रह रही है। समझ रहे हो? तो इसी पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का होने वाला है। आई होप क्लियर हो रहा है मामला सब कुछ, है ना? कमेंट करके बताते रहा करो यार। अब बात करते हैं एरियाज विच आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी कम पॉपुलेटेड है या फिर अनहैबिटेटेड है, बहुत ही कम लोग वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ कौन से होते हैं? एक तो रगेड टोपोग्राफी। भैया ये क्या होता है? ये तो टफ से वर्ड्स आ रहे हैं। अगला देखते हैं, मैं समझाऊंगा। स्टीप स्लोप of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas। अब ये उन एरियाज की बात करी जा रही है ज़मीन पे जो हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों भाई? देखो रगेड टोपोग्राफी, भाई कोई ऐसी जगह जहाँ प्लेट्यू है, एकदम पहाड़ सा, वहाँ रह पाओगे? घर ही नहीं बना पाओगे। स्टीप स्लोप्स, पहाड़ की ऊंची ऊंची वादियों पे क्या घर बना पाओगे? नहीं, बना भी लोगे तो बहुत कम लोग बना पाएंगे ना, बहुत कम लोग रह पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे भाई लोग गूगल की बिल्डिंग खड़ी कर दी, एक अपनी कॉलोनी बना दी।
नहीं बना सकते ना, क्योंकि भाई आप सिंपल सी बात है, क्योंकि वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं है, सेफ नहीं है, ये सारे बहुत सारे आप बातें लिख सकते हो क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। वहीं डेजर्ट एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, जहाँ पे पानी की वाटर लॉगिंग हो जाती है, एकदम सड़ जाता है पानी पड़ा पड़ा। थिक फॉरेस्टेड, जहाँ बहुत घना जंगल है, वहाँ भी कोई अपनी कॉलोनी नहीं बना सकता, आपको जंगल काटने पड़ेंगे, है ना। वो अभी उसकी बात नहीं करेंगे हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में बात होती है सिर्फ किसकी, एफॉरेस्ट्रेशन की, ना कि डीफॉरेस्ट्रेशन की। हम पेड़ काटने पे नहीं, लगाने पे भरोसा रखते हैं भाई, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। एरियाज विच आर डेंसली पॉपुलेटेड, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर कल्चर। भैया आपने ये तो बता दिया कि कहाँ नहीं रह सकते, अब ये भी बता दो कि कहाँ रह सकते हैं। वेरी इजी भाई, देखो जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होती है वो कौन से एरिया होते हैं, प्लेन्स। प्लेन जहाँ हम हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, ये सारा कैसा एरिया है, प्लेन्स एरिया है। यहाँ पे रिवर वैलीज हैं जो कि सूटेबल हैं लैंड के, एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड होता है ना उसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूज। लैंड यूज की बात करते हैं, भाई लैंड कैसे यूज होता है। द डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries for which land is used is known as land use। भैया ये तो डेफिनेशन हो गई, अब तो इसको रटना पड़ेगा। रटना नहीं है, बहुत ईजी समझना है। देखो भाई, सिर्फ इंग्लिश समझना सीख जाओ यार, तुम्हें तो ये बहुत ईजीली समझ में आएगा। डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, अलग अलग पर्पस होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि फॉरेस्ट्री, जैसे कि माइनिंग, जैसे कि हाउस बनाना, रोड बनाना, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। ये सारी चीज़ें जब लैंड पे होती हैं, इसके लिए जो लैंड चाहिए होता है ना, उसे कहा जाता है लैंड यूज। क्या बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है? बिल्कुल लल्लू डेफिनेशन है, एकदम हलवा। चलो जी, द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन यूज ऑफ लैंड। क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से पढ़ लो। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं लैंड यूज? वो है टोपोग्राफी। भैया टोपोग्राफी क्या होता है? टोपो लगाना पड़ता है? नहीं, टोपोग्राफी मतलब वहाँ की ज़मीन कैसी है, ऊंची नीची है, प्लेन है, मस्त है, ये सब। नेक्स्ट अप इज सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे अच्छे से पेड़ उग पाते हैं कि नहीं, फर्टिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एंड देन कम्स द क्लाइमेट। you need to know what kind of a climate is there in which you are living, the place in which you are living, वहाँ पे climate कैसा होता है, minerals कैसे हैं, वहाँ पे availability of water है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो these were the factors that determine the use of land। ठीक है यार, मैंने थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे बड़े भैया को थोड़ी इंग्लिश आती है, तुम्हें ऐसा सोचो भैया तो बिल्कुल लल्लू है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और क्या छूटा? कुछ नहीं। देखो ये कौन कौन से, ये वो फैक्टर्स हैं दो जो डिटरमाइन करते हैं क्या, लैंड यूज का पैटर्न। पहला ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन। भाई लैंड यूज वहाँ पे और अच्छे से हो पाएगी जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी है, पॉपुलेशन अच्छी है वहाँ की लैंड ज़बरदस्त तरीके से यूज होगी। एंड दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ की रोल इन द वे वी आर यूजिंग लैंड। भाई अब टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर दी, हम देख सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा है, तो ये सब यूज़ होता है ना। नेक्स्ट अप इज लैंड डिवीजन। लैंड डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को ना बांट दिया गया अलग अलग हिस्सों में, कुछ को प्राइवेट लैंड कहा गया, कुछ को कम्युनिटी लैंड कहा गया, कुछ को गवर्नमेंट की जमीन कह दिया गया, है ना। तो ये सब कैसे करा गया जानते हैं? कैसे नहीं, क्या होता है वो जानते हैं। अपना ज़्यादा सिलेबस से बाहर नहीं निकलना है। प्राइवेट लैंड क्या होता है भैया? जो हमारे पापा के पास है ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब देखो सच बात तो यही है, प्राइवेट लैंड वो होते हैं जो इंडिविजुअल्स यानी कि हम जैसे आम लोग ओन करते हैं, ओके जी। कम्युनिटी लैंड क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि कम्युनिटी को ओन करते हैं, मतलब किसी एक कम्युनिटी के लिए होते हैं, जैसे कि कॉमन का लैंड। जैसे आप गवर्नमेंट की ज़मीन सोच लो, जैसे पार्क होते हैं, वो क्या है? कम्युनिटी लैंड है, राइट। वो वहाँ पे घास खाने आ सकती हैं जानवर, फ्रूट्स हो सकते हैं, नट्स, मेडिकल हर्ब्स, कुछ भी यूज़ वहाँ पे हो सकता है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। पॉपुलेशन एंड डिमांड्स आर इंक्रीजिंग बट लैंड इज लिमिटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो ध्यान से। क्या? पॉपुलेशन और डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बट लैंड तो उतना ही जितना था। मेनी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, ऑल्सो एग्रीकल्चरल लैंड इज एक्सपैंडिंग। These are leading to land degradation, landslides, soil erosion, desertification, which are major threats to environment। अब देखो, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। यानी कि बहुत तेज़ी से प्लॉट बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है, एक के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी होती चली जा रही है ना। वहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड भी बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर। तो इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेड हो रहा है ना, लैंड की क्वालिटी ख़राब हो रही है, लैंड स्लाइड्स आ जा रही हैं। लैंड स्लाइड क्या होता है? जब मिट्टी ऐसे बह जाती है पानी के साथ। फिर सॉइल इरोजन हो जा रहा है। सॉइल इरोजन यानी कि जो मिट्टी, जो सॉइल है ना,
वो क्या करती हैं, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो सॉइल को होल्ड करे रहती हैं, बट क्योंकि बिल्डिंग है, जब रूट्स ही नहीं है तो सॉइल को रोकेगा कौन, पानी आता है सॉइल बह जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, डिजर्टिफिकेशन यानी कि सूखा पड़ जाना। तो ये थ्रेट्स एनवायरमेंट को। अब बात करते हैं कंजर्वेशन की, क्योंकि मेन ज्योग्राफी तो हमें यही सीखनी है। तो कंजर्वेशन की बात करने सबसे पहला टॉपिक आएगा कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कॉजेज तो पता हो लैंड डिग्रेडेशन के, तो देखो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड फर्टाइल लैंड ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड। सिंपल सी बात है, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, जब हम बहुत ज़्यादा लैंड को यूज़ कर रहे हैं किसमें, बिल्डिंग्स बनाने में और अपनी इंडस्ट्री खड़ी करने में, पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, फर्टाइल लैंड को यूज़ करने की जगह हम उस पर बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे, तो लैंड का डिग्रेडेशन तो होगा ही ना, है ना। नेक्स्ट आप इज हाउ टू चेक प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। पहला चेक कैसे करोगे आप, एफॉरेस्ट्रेशन करना है। दूसरा लैंड रिक्लेमेशन, कितना लैंड हमारे पास रह गया है उसको पता लगाना। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं केमिकल फर्स्ट पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, क्यों, क्योंकि इससे ज़मीन खराब हो जाती है। और चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं आ रहा जानवर आ रहे हैं खाते चले जा रहे हैं पूरी ज़मीन ही खराब कर दी, है ना। तो इसी के साथ हमने लैंड को थोड़ा बहुत कवर करा है। नेक्स्ट आप इस हमारा टॉपिक है सॉइल। भैया सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी देखो डेफिनेशन, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कि हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर जो पतली सी लेयर है ना किसकी, ग्रेन्स की, उसे कहते हैं सॉइल। वेरी गुड, बोला करो यार, थोड़ा एनर्जी दिखाओ। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल किसकी बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, मिनरल से, वेदर्ड रॉक से। क्या बोला मैंने, वेदर्ड रॉक। क्या होता है भैया ये, देखो बड़े बड़े पत्थर बहुत सालों में जब बहते रहते हैं वो एकदम छोटे क्या बन जाते हैं, सॉइल बन जाती है। सोच रहे हो इतने बड़े पत्थर से निकल के एक सॉइल का एक कण निकलता है। वहीं मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे अर्थ के अंदर है उन सब से बनती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। और लैंड फॉर्म जैसे पहाड़ पे अलग तरह की सॉइल है, प्लेन पे अलग तरह की सॉइल है, पानी के साइड में अलग तरह की सॉइल है, ठीक है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और जब किसी ऐसी जगह जहाँ पे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर एकदम सही मात्रा में मिल जाए ना, उस जमीन को कहा जाता है फर्टाइल, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से पेड़ उग सकते हैं। देखो टॉप सॉइल विद ह्यूमस, ये एक क्या है आपके पास डायग्राम है सॉइल की, ये क्या है, वेदर्ड रॉक। इस तरफ आप देखोगे यहाँ पे वेदर्ड रॉक्स यानी कि रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस। उसके बाद आती है सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अगली जो लेयर है वो किसकी है, सब सॉइल की। और सब सॉइल में कौन सा पार्ट आता है, जहाँ पे सैंड होती है, सिल्ट यानी कि थोड़े टाइट पीसेस, और क्ले वाला। और सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस होता है, जो कि प्लांट्स यूज करते हैं। प्लांट्स का न्यूट्रिएंट होता है ह्यूमस, है ना, तो वो यूज करते हैं। और सबसे नीचे आता है पेरेंट रॉक, एकदम पत्थर। हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है ना नीचे से बहुत मोटा है। इस डायग्राम का नाम है सॉइल प्रोफाइल। और ये भाई बना लेना बढ़िया से, क्योंकि ये आएगा पेपर में, बता रहा हूं मैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की। सॉइल फॉर्मेशन की फैक्टर क्या है, मेजर कौन कौन से हैं। नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, भाई पेरेंट रॉक जो होगा, जो पेरेंट रॉक अभी आपको ऊपर फोटो दिखाया था ना, उसी से निकलेगी सॉइल। अब वो कैसा होगा उसी पर डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसी है और क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, ये दो चीज़ों पे। उसके अलावा टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मिनरल कौन कौन सा और कितना टाइम है, इस सब चीज़ों पे ये सब है। यहाँ पे एक चार्ट है जो हमने एनसीईआरटी की बुक से उठा रखा है, अब आप देख लो। ये किसका चार्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट ले लो। कौन कौन से होते हैं, पहला क्लाइमेट होता है, टाइम होता है, फ्लोरा एंड फौना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ का कैसे आसपास के जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उससे डिपेंड करता है। रिलीफ कि वो कैसी जगह पे, ऑल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे है, नीचाई पे है, पहाड़ पे है। और पेरेंट रॉक, यही सारी चीज़ें पहले बताई थी, बट इस डायग्राम के फॉर्म में बना दोगे ना तो नंबर भाई तुम नंबर ले जाओ पूरे, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल इरोजन और डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल इरोजन के बारे में बताया ना, वो हो जाता है। और डिप्लीशन सॉइल का डिप्लीशन, ये दो चीजें हैं जो मेजर थ्रेट हैं सॉइल एज ए रिसोर्स के लिए। नेक्स्ट इज फैक्टर्स की बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, वो क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत हो रहा है, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग बताया ना, जानवर ज़्यादा खा लेते हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल
फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, रेन वॉश हो जाती है, रेन वॉश एंड लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। भैया रेन वॉश क्या होता है? देखो रेन वॉश क्या होता है, आपने ह्यूमस मतलब आपने अपने पेड़ों के लिए जो भी आपने खेत था आपका उसमें आपने ह्यूमस डाला, पेस्टिसाइड्स डाले, बारिश हो गई, सब धुल गया, खराब हो गया, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, मेथड्स क्या है? एक तो मेथड होता है मल्चिंग। क्या होता है मल्चिंग? ये पता होना चाहिए। द अनकवर्ड ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक स्ट्रॉ, हेल्प्स इन रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर। तो क्या किया जाता है, अनकवर्ड ग्राउंड जो होते हैं ना बिटवीन प्लांट्स के बीच में अनकवर्ड ग्राउंड जो है वहाँ पे एक लेयर भर दी जाती है ऑर्गेनिक मैटर अलग से लाके, है ना, स्ट्रॉ की तरह, और जो कि हेल्प किसका करता है, आपका जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने में। देखो ये ग्राउंड था, यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था ना वो इसमें से ठूस दिया गया, और ठूस के आपको दिख रहा है, उसके बाद पेड़ उगाओगे यहाँ पे तो आपका आराम से बढ़िया पेड़ उगेगा कि नहीं। इस प्रोसेस को कहते हैं मल्चिंग। नेक्स्ट आप इस कॉन्टोर बैरियर्स। कॉन्टोर बैरियर्स क्या होते हैं? स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स। ट्रेंचेस, चैनल्स आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। देखो मिट्टी से ना थोड़ा ऐसे उठा के बना दिए जाते हैं सो दैट पर्टिकुलर जगह पे ही पानी रुका रहे, पानी ऐसे नहीं इधर उधर निकल जाए। अब आप यहाँ पानी डालोगे तो इतने बीच में रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि आपने उठा दिया, तो ये कॉन्टोर्स बना दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। क्या कर दिया जाता है? देखो एक नदी बह रही थी, उसमें बहुत तेज पानी जाता है, आपने देखो कई कई जगह पे मोटे मोटे पत्थर रख दिए जाते हैं, नहीं भी होते तो भी रख दिए जाते हैं। उसके मल्टीपल यूज हैं। पहला, लोग उस पर से होकर निकल जाते हैं। दूसरा, उससे वाटर का फ्लो थोड़ा स्टॉप होता है। वाटर का फ्लो स्टॉप होगा तो नदी ज़्यादा प्रेशर से आगे नहीं जाएगी, और ज़्यादा प्रेशर से आगे नहीं जाएगी तो वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जा पाएगी, अपने स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट फ्लो में जाएगी। ठीक है। टेरेस फार्मिंग आपने बचपन से पढ़ते आए हो, टेरेस अपनी छत पे फार्मिंग करना, ये भी एक क्या है, टेरेस फार्मिंग एक तो अपनी छत पे करी जाती है। उसके अलावा ये वो वाली टेरेस फार्मिंग नहीं है, एक्चुअली मैंने गलत बता दिया। ये है जो कहाँ पे करी जाती है, जो माउंटेन्स पे करी जाती है। माउंटेन्स पे आपने देखा है कुछ इस तरीके से फार्मिंग होती है, इस तरीके से, क्योंकि वहाँ भाई इतनी सीधी ज़मीन है नहीं, तो वहाँ पे इस तरीके से फार्मिंग करी जाती है ना, यहाँ पे इस एरिया में, दैट इज टेरेस फार्मिंग। फिर बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग क्या होती है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज। देखो एक खेत था आपका, उस खेत में यहाँ मूली लगा दी, साइड में गाजर, फिर मूली, फिर गाजर, तो इस तरीके की चीज़ें करना इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके की क्रॉपिंग। कॉन्टोर प्लगिंग प्लगिंग मतलब क्या होता है, हल चलाना, भर भर के हल चलाओ। प्लगिंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर। वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, बैरियर्स बना देना। खेतों में आप देखो मेड़ बनी होती हैं, दैट इज कॉन्टोर प्लगिंग करी जाती है। शेल्टर बेल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्टल और ड्राई रीजन जो होते हैं ना, कोस्ट के पास और ड्राई रीजन में, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। अब कहीं बहुत अच्छी सॉइल है तो वहाँ पे पर्टिकुलर लाइन से ट्रीज लगा दिए जाते हैं। रोड के साइड में भी आप देखो गवर्नमेंट लगाती है, वो क्या है, शेल्टर बेल्ट है। उससे क्या होता है, एक तो ट्री जो होते हैं उनसे हवा पता चल जाती है कितनी तेज चल रही है, उसके अलावा वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो विद दिस हमने पहला पार्ट जो था लैंड उसको कवर कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं वाटर की तरफ। तो भाई वाटर के बारे में तो सब लोग सब कुछ जानते हैं। वाटर क्या है, पानी। भैया पानी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और रीन्यूएबल रिसोर्स है। कैसा है, रीन्यूएबल, यानी कि फिर से रिन्यू हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे ओशंस हैं, राइट। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, देयरफॉर द अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है ना वो 3/4 कवर्ड है वाटर से, इसीलिए हमको क्या कहा जाता है, वाटर प्लैनेट कहा जाता है। हमको नहीं, हमारे अर्थ को। ओशंस जो हैं वो कवर करते हैं 2/3 अर्थ का सरफेस, हुज वाटर इज सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब हमारे अर्थ में सबसे दुख की बात क्या है, 2/3, सोच रहे हो इतना ज़्यादा वाटर है हमारे पास पूरे अर्थ के सरफेस पे जो कि ओशन में, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सेलाइन है, नमक मिला हुआ है उसमें, तो वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करा जा सकता। बट स्टिल बहुत से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सो पानी की टेंशन ना लिया करो। Fresh water accounts for only about 2.7%, from which 70% occurs as ice sheet and glaciers in Antarctica, Greenland mountain regions which are inaccessible. अब देखो जी, हमारे जितना टोटल पानी है ना अर्थ पे, उसमें से 2.7% ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है, यानी कि पीने लायक है, जिसमें से 70% जो है वो कि आइस शीट में है, और ग्लेशियर्स जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड में जो पानी जमा हुआ है उनके फॉर्म में, जो कि आज भी इनएक्सेसिबल है। तो सोचो आपके इस 70% में भी कितना ज़्यादा कम पानी हमारे लिए हुआ। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, विच इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। आप सोचो
हमारे अर्थ पे कितना पानी है, जितना हम पूरी दुनिया में इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ पानी से यूज़ हो रहा है, स्टिल वो सिर्फ 1% है पूरे वर्ल्ड का। इमेजिन कितना है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, एज वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इसीलिए क्या कहा जाता है, फ्रेश वाटर जो है ना वो बहुत ही प्रेशियस है, क्योंकि ना वो बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता। एन abundance ऑफ वाटर ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। अब ये जो चीज़ दिखती है ना, कभी पानी ज़्यादा अर्थ में कभी कम, ये क्यों दिखती है? क्योंकि पानी कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है, क्योंकि एक वाटर साइकिल होती है ना। वाटर साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके थ्रू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन चलता रहता है। पानी फिर उड़ के जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर उड़ के जाता है, फिर नीचे आता है। इससे ये साइकिल मेंटेन रहती है। बात करते हैं यूज ऑफ वाटर बाय ह्यूमंस की, तो नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर अदर यूजेजेस। बहुत से यूज हो सकते हैं ना, पानी के यूज तो आराम से लिख सकते हो। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनसे फ्रेश वाटर सप्लाई रुकती है? पहला, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। देन राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, तो ऐसी डिमांड, मतलब फूड की डिमांड बढ़ रही है तो उसमें एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो पानी की ज़रूरत बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब शहर, सिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोग किससे नहाते हैं? शावर से नहाते हैं, अंधा पानी बहाते हैं, है ना, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा जा रहा है। राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, यही सेम चीज़ जो मैंने अभी बोली है ना, कि कोई बाथ टब में नहा रहा है, कोई कैसे नहा रहा है, फ्लश कर रहे हैं, पानी वेस्ट, बहुत पानी वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी की। कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? पहला, एरियाज फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, और ये सब जितने लिखे हैं ये सारे क्या हैं? यहाँ पे वाटर शॉर्टेज आने लग गई है अभी से ही। एंड वाटर शॉर्टेज मे बी a रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन। अब इस कमी के रीज़न कई हो सकते हैं। पहला कि भाई सीजनल प्रेसिपिटेशन थोड़ा कम हुआ, या फिर इवन ये भी जितना हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसकी वजह से कम हो गया है। कंजर्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि अगेन कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर कंटामिनेंट्स, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज। सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे पानी को गंदा कर दिया जा रहा है। देखो, हम पानी से जिससे नहाते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो निकल के वापस ज़मीन में ही चला जाता है। थोड़ा बहुत कम होता है, हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, बट बाकी वो चला जाता है। बट दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, कंपनी अपने केमिकल, कूड़ा, गंदगी सब पानी में डालती है, वहाँ से पानी ख़राब होने लग जाता है। समझ रहे हो? तो ये दिक्कत की बात है। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। अब वाटर को कैसे कंट्रोल करें, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके सामने, इनको फटाफट रीड करते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन स्लो द सर्फेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। क्योंकि भाई देखो, फॉरेस्ट जितने बढ़ाओगे, वेजिटेशन बढ़ाओगे, उतना ही पानी का जो बहना है ना वो रुकेगा, पानी कंट्रोल होगा। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है सरफेस से पानी को हटाने के, रोकने के लिए, क्योंकि पानी जब आएगा, बारिश होगी और वो इधर उधर बेकार में वेस्ट हो जाएगा, नाली वाली में चला जाएगा। अब इससे अच्छा आप वाटर हार्वेस्टिंग करो तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। कैनाल्स शुड बी प्रॉपर्ली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीवेज। कैनाल्स जो है प्रॉपर्ली लाइंड होने चाहिए। कैनाल्स जो हमारे जो जाते हैं, जो खेतों में पानी डाला जाता है ना कैनाल से, वहाँ से प्रॉपर वाटर सीवेज होना चाहिए ना, सीपेज नहीं वेज होगा। यूजिंग अ स्प्रिंकलर, अब देखो एग्रीकल्चर में हमने साइंस में पढ़ा था स्प्रिंकलर मेथड जो होता है ना, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो इससे क्या होता है? पानी कम यूज़ होता है। अभी हमारे यहाँ क्या किया जाता है? पानी को ऐसे ही बहा दिया जाता है, अंधा पानी जा रहा है पेड़ों में, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तभी तो हम पानी को बचा पाएंगे। तो देखो, 2 पार्ट कवर हो चुके हैं चैप्टर के। नेक्स्ट आप इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो, द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ओ बाप रे भैया, क्या डेफिनेशन आ गई, ऊपर से निकल गई। कुछ नहीं है। लिथोस्फीयर माने लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, एंड एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही, जो हमारे आसपास वातावरण है। तो आप देखो, वो पतला सा वो वाला जोन जहाँ पे लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, और एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ें वेयर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, इस एरिया को कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये वो जोन होता है जहाँ पे बायो यानी कि लाइफ, बायो मतलब लाइफ, जहाँ पे लाइफ होती है, जहाँ पे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब इसी जोन में रहते हैं। इकोसिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम क्या है? ये एक नेटवर्क है
जिसके थ्रू इंटरेक्शन होता है अमंग ऑर्गेनिजम्स का एंड एरियाज। और इंटरेक्शन मतलब ऐसे नहीं और भाई क्या हाल है, नहीं भाई, कोई देखो एक फूड चेन होती है ना, फूड चेन आपने पढ़ा होगा, हम जानवर खाते हैं, जानवर जानवर को खाता है, एक जानवर प्लांट्स खाता है एंड प्लांट से वापस वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ये जो पूरी चेन है ना, ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है। प्लांट की यूजफुलनेस आई होप आपको बिल्कुल भी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सामने लिखे हुए हैं, फटाक से रीड मारो, पढ़ लिए, नहीं तो पॉज करके पढ़ लो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं बताना यार, प्लांट्स की बचपन से पढ़ते आ रहे हो। चलो वेरी गुड, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये सब वही है। यूजफुलनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये भी सेम भाई। देखो जानवर से हमें क्या क्या नहीं बता सकते, बचपन से पढ़ रहे हैं भैया। मिल्क देता है और हमें मीट मिलता है, हाइड्स, वूल, यानी कि उनके जितना भी प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके अलावा इंसेक्ट, बीज जैसे हमें हनी देते हैं। फ्लावर्स हेल्प इन पॉलिनेशन, जो जानवरों की पॉलिनेशन होता है ना, मतलब एक फ्लावर का एक कण उठा के एक चिड़िया कहीं ले जाती है, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है और एक दूसरा फ्लावर उग जाता है। तो ये एक्चुअली रिप्रोडक्शन का मेथड है, एसेक्सुअल, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो वही यूज़ होता है प्लांट्स का। उसके अलावा डीकम्पोजर्स का बड़ा तगड़ा रोल है हमारे इकोसिस्टम में। कोई भी चीज़ ज़मीन पर पड़े पड़े खराब हो जाती है तो डिकम्पोजर का काम करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी रहती है वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाती है। प्लांट्स करते हैं ना, साइंस में हमने पढ़ा है। वहीं पे बर्ड्स जो हैं फीड करती है इंसेक्ट पे एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल। ठीक है, वल्चर जो है, वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लेंजर ऑफ द एनवायरमेंट। जानवर मर जाते हैं और सोचो पड़े पड़े वो कितना गंदगी करेंगे, क्योंकि वो सड़ जाते हैं, इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आती है। पर वहीं पे वल्चर जैसे जानवरों को हमारे एनवायरनमेंट का क्लीनर माना गया, ये साफ कर देते हैं एनवायरनमेंट को, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे भाई दुनिया आसपास में देखो, कहीं पे पेड़ ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो ये भैया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, प्लीज़ यार समझाओ यार। देखो समझते हैं। The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture। तो दो वर्ड में आंसर मिल गया तुमको। टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरीके का वेजिटेशन होगा। मेजर वेजिटेशन कौन कौन से भैया? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, स्क्रब्स है एंड टुंड्रा। ये चार आपको पता होने चाहिए, मेजर वेजिटेशन है हमारे अर्थ पे। तो जा ठीक है, तो यहाँ पे लिखे भी हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा। Heavy rainfall, huge trees, forests flourish in the areas having abundant water supply। Heavy rainfall is equal to huge trees। ये चीज़ याद रखना, huge trees कहाँ होते हैं? जहाँ अच्छी खासी रेनफॉल होती है। As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces। कहीं कहीं पे देखोगे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, क्यों? वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा होती है। वहीं पे हमारे दिल्ली में देखोगे तो भाई इतनी ज़्यादा, दिल्ली में तो चलो बहुत भयंकर रेन होती है, बट ऐसे एरिया में राजस्थान वगैरह में जहाँ रेन नहीं होती, वहाँ ज़्यादा ऊंचे पेड़ नहीं होंगे, ना ज़्यादा मोटे पेड़ होंगे, पतले पतले पेड़ होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर कम है, पानी कम है। ऐसे रीजन जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, वहाँ पे शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फ्रॉम फॉर्मिंग द ग्रासलैंड। तो ऐसे जगह बनाती हैं ग्रासलैंड, जहाँ ज़्यादा ऊंची नहीं बट हमारे पैरों तक की ग्रास होती है, इतनी ऊंची ऊंची घास होती है। ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाई जाती है। इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ऐसे एरिया जहाँ पे बारिश कम होती, सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स की बात हुई थी ना, तो श्रब्स में कौन कौन से आते हैं? कैक्टस। तो ये सब श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो होते हैं जिनकी डीप रूट्स होती हैं, जिनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि ये पानी ज़मीन के नीचे से लेते हैं। अब पानी इतना नीचे होता है कि इनकी रूट्स बहुत लंबी नहीं होती हैं। और ये वैक्सी सरफेस ड्यू टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपीरेशन। इनका सरफेस ऐसा होता है कि ट्रांसपीरेशन कम से कम हो, तभी तो ये पानी को होल्ड कर पाएंगे। और टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइचन्स। ये दो तरीके के पेड़ हैं जो कि ठंडे में पाए जाते हैं और इन्हें टुंड्रा वेजिटेशन कहा जाता है। तो देख लो भाई फॉरेस्ट का डिवीजन कैसा है। डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो अपने लीव्स कब शेड करते हैं। तो एक होते हैं एवरग्रीन, कभी नहीं करते। एक होता है डेसीडियस, जो पर्टिकुलर मौसम में करे होते हैं। ये कौन से होते हैं? ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड। कौन कौन से? एक तो ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट, अभी इसके बारे में अभी आएगा। देखो एवरग्रीन कौन से होते हैं? डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। समझ गए? तो एवरग्रीन का तो चक्कर खत्म। अब बात करते हैं डेसीडियस की। डेसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में कंजर्व और लॉस ऑफ मॉइस्चर की वजह से लीव्स शेड कर देते हैं। अब डेसीडियस फॉरेस्ट जो है और क्लासिफाई हुए ट्रॉपिकल और टेम्परेट में। अब देखते हैं। देखो लो जी, आपके सिलेबस में इतना तो बेफालतू में क्यों और फालतू का ज्ञान लेना, पता है मेरे को, बट क्यों आपको अभी फिलहाल सिर्फ आपको क्या लिखना है? ट्रॉपिकल और
टेम्परेट। थोड़ा सा ये वैसी वाली ज्योग्राफी में चला जाता है। ट्रॉपिकल जोन आपको पता है ना, ट्रॉपिकल जोन जो होता है टेम्परेट, जहाँ पे मतलब देखो बहुत फालतू की चीज़, 65 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर, इतना फालतू का ज्ञान की टेंशन नहीं लो तुम, बस पता होने चाहिए होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। भाई देखो पूरी दुनिया में से ना फॉरेस्ट जो है बहुत ही कम होते जा रहे हैं, इसीलिए जो नीड है कंजर्वेशन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कंजर्वेशन की क्यों नीड बढ़ गई है? प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। भाई प्लांट्स जो है ना इकोसिस्टम का एक पार्ट है और हम उसको कम करते जा रहे हैं, तो हमारे अर्थ का बैलेंस खराब होगा कि नहीं होगा? क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, और ये क्या ला सकते हैं? नेचुरल हैबिटेट्स को डिजास्टर ला सकते हैं, लॉस हो सकता है। भाई बड़े बड़े डिजास्टर आते हैं ना, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बैलेंस खराब हो रहा है अर्थ का। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो vulnerable हैं, बेचारी खत्म होने की कगार पे हैं, वैसे ही कुछ endangered हैं, और ये वही verge of extinction, बस 400-500 रह गई हैं पूरी दुनिया में। फैक्टर्स देख लो, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर हो जाती हैं, सुनामी और लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें। पोचिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? जानवरों को इलीगली पकड़ के मार देना। आर ऑल्सो इंक्रीजिंग दैट रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। जैसे कि पेड़ वो होते हैं ना, टाइगर की स्किन का शिकार करना, तो वो चीज़ पोचिंग एक्टिविटीज़ में आती है। अब ये स्ट्रिक्टली इलीगल हो चुकी है हर कंट्री में, कहीं पे भी अलाउड नहीं है ना। ये चीज़ पहले ही हो जानी चाहिए थी, अब तो बहुत दिक्कत हो रही है। सम एनिमल्स हु आर पोच्ड, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, ये सारे मारे जाते हैं। लोग इनको शूट करते हैं और सोचते हैं कि वाह क्या हमने बढ़िया काम किया। मेजर्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। देखो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड, ये गवर्नमेंट बनाती है टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्सेज। मेजर्स यानी कि हमारी गवर्नमेंट या फिर अभी हमारी पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ क्या क्या कर रही है, तो एक तो नेशनल पार्क वगैरह बनाती है, उसके अलावा क्रीक्स जो पेड़ पौधे होते हैं, लेक्स होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं, इन सबको बहुत ही प्यार से बचाने की कोशिश की जाती है, इनको साफ किया जाता है, सौंदर्यीकरण कराया जाता है। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करे जा रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव मनाया जाता है जिससे हम वन को प्रमोट कर सकें, फॉरेस्ट्रेशन को प्रमोट कर सकें कम्युनिटी लेवल पे। स्कूल चिल्ड्रन को प्रमोट किया जाता है फॉर बर्ड वॉचिंग, नेचर कैंप को विजिट। आपके स्कूल वगैरह से कभी ट्रिप वैसे तो होती नहीं है मुझे पता है, बट होगी तो किसी ऐसी ही जगह होगी ना, किसी आप पार्क में चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ, और आपके चैप्टर्स की जो आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? इसीलिए तो पढ़ रहे हो। किलिंग एंड हंटिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स शुड बी बैंड है ही इंडिया में अब तो। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर ऑलरेडी बैंड। एंड लास्ट टॉपिक आ गया, एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट CITES हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड विच इन ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। तो ये एक ऐसी साइट है जो कि एस्टैब्लिश करती है वो लिस्ट कि भाई इनका आप किसी तरीके से शिकार या ट्रेड नहीं कर सकते। विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर। और कमेंट करके फटाक से बता दो भैया समझ में आया कि नहीं आया, मौज आई कि नहीं आई, है ना भाई। 32 मिनट थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, बट आई होप चैप्टर 1 शॉर्ट में फुल क्लियर हुआ होगा, है ना। इसके बाद आएगी इसकी कौन सी क्वेश्चन आंसर की वीडियो, और आपने अगर इससे पिछला या अगला चैप्टर नहीं देखा तो वो भी जाके देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल अच्छा लगा है तो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मौज मस्ती वाली वीडियो आपके लिए आने वाली है इस चैनल पे। पढ़ाई पूरी मौज मस्ती के साथ होती है बड़े भैया स्टाइल में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय जी, टेक केयर एंड मौज मस्ती काटते रहिए।